अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये फोरम है वो बेसिकली हम लोगों ने तमाम शौकीनों के लिए, तमाम फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए या फिर और भी डिफरेंट सेक्टर जो कि लाइफ स्टॉक से रिलेटेड होंगे, चाहे वो मीट सेक्टर हो, चाहे या फिर वो कुर्बानी का हमारा कोई सेगमेंट हो, या फिर हम किसी तरीके के जो कुर्बानी से रिलेटेड इवेंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो हम लोग आज ये शुरू करने के लिए जा रहे हैं और इसके अंदर यकीनन सवाल होंगे और उसके जवाब मांगे जाएंगे हमारे अपने गेस्ट से। जितने भी गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं आप लोगों से, वो सारे के सारे आप लोगों के खातिर वो जवाब देने के लिए आएंगे जो कि आप लोगों को ज़रूरत है समझने की भी और हम लोगों को सीखने की भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉडकास्ट और हमारे अपने पहले गेस्ट को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो कि आज के इस टॉपिक के ऊपर खास तौर पे वही हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। टॉपिक का नाम है कैश या क्रेडिट, और उसके लिए मैंने आज बुलाया है हमारे डेल्फा एसोसिएशन के पैट्रन चीफ को, हारिस अली मिठानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहला एक ऐसा सेटअप करने के लिए कोशिश की गई जो कि एक ऐसा फोरम बनाने की कोशिश जो बड़ा न्यूट्रलाइज वे में लोगों को समझा भी सके या बता सके कि हम लोग सही इन्फॉर्मेशन सोशलाइज कर सकें, क्योंकि बहुत सी ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि हर इंडस्ट्री के कुछ कहते हैं ना कि हिडन सीक्रेट्स भी होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फोरम मौजूद ही नहीं था कि हम वो बोले किसको। और ख़ास तौर पे मेरी अपनी भी एक काविश थी इस चीज़ को यूज़ करने की कि हम लोग बात तो करते हैं पीठ पीछे, मगर फ्रंट पे आके कभी किसी को हम समझाना भी चाहें तो हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है, और समझाने जाएंगे तो शायद हमारी बात, हमारे एक्सप्रेशन जब कभी रिकॉर्ड ही ना हो सके तो वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आज का लेकिन जो टॉपिक है वो लिंक होता है कैश या फिर क्रेडिट, और रीज़न मैं बताना चाहूँगा जो कि इंडस्ट्री हमारी जो डिफ़ॉल्ट कर रही है या वट एवर कोई भी है, तो उसके ऊपर हम सबसे पहला आप ही से पूछेंगे कि ये ऐसी क्या वजूहत है जब हम लोग आज इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, कैश या क्रेडिट पर काम कैसे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद। सबसे पहले तो बहुत मुबारक। आई एम रियली वेरी सरप्राइज। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ आपके इस प्रोग्राम से हमारे फार्मर्स को भी और हमारे कंज्यूमर्स को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, या शायद वो जवाब वो खुद सुनना चाहते हो तो वो सवाल आपसे उन्हें मिल जाएंगे और जवाब मेरे से, बिल्कुल या मेरे अलावा और बहुत सारे गेस्ट जो भी यहाँ मौजूद होंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। और पहले भी मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से लिए और उसको जो है वो आज एक ट्रेंड बन गए, लोग उसको फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन होगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त ये बहुत हॉट इशू है और डेफिनेटली एज एसोसिएशन डेल्फा हमने हम समझते हैं कि हमारी सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी होती है इंडस्ट्री। और हम जब ये जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी होती है हमारी कि हम एसोसिएशन जो वो इंडस्ट्री के लिए काम करें और उन कामों को करें जिसमें फ्लोरिश करे, वो आगे की तरफ जाए और एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा हो, इन्वेस्टमेंट्स आए, तरक्की हो, खुशहाली हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, नए लोग भी अगर आए तो उनको एक बेहतर कारोबार का मौका मिले, और जो सीनियर फार्मर्स हैं या जो पुराने फार्मर्स हैं वो भी काम कर रहे हो तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। ये सारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी बुनियाद पे एसोसिएशंस बनती हैं। सही। डेफिनेटली एज एसोसिएशन जब हम प्रैक्टिसिंग में आते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिनको हम देखते हैं कि उसके रीजंस क्या हैं, और जब हम उनके रीजंस की तरफ जाते हैं तो फिर हमें ये सामने आता है कि यार इसके रीजंस इस तरह से है कि हमारी इंडस्ट्री में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आपने एसोसिएशन का नाम लिया, सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो बेसिकली समझ ही नहीं पा रहे होंगे कैटल में एसोसिएशन की ज़रूरत क्या है, एसोसिएशन हमने बनाई क्यों है। ये सवाल इसलिए भी है कि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए तो उनको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली कहाँ से क्यों आ रही है। और दूसरा मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ कि एसोसिएशन का इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट है, यानी कि हम क्या हमारे पास कोई भी नहीं है हमारी सुनने वाला, हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह मैंने आपको भी अपने मैं यही आपको बात कर रहा था और मैंने इसीलिए आपको बताया कि सबसे पहले हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एसोसिएशन की जिम्मेदारियां ये जो सब मैंने आपसे भी बात की, हम एसोसिएशंस किसी भी एसोसिएशन जब किसी भी शोबे जात की हो, वो कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो टेक्सटाइल की हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, बिल्कुल कुछ भी होती हैं, लेकिन जब वो यूनाइट होकर और एज एन एसोसिएशन किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे उनकी डिमांड्स होती हैं या उनकी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम आवाज़ बनने के बाद वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं। ओके। और ऑर्गेनाइजेशंस जब या इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशंस
जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो पॉलिसी मैटर्स डिस्कस होते हैं। Exactly. और जो आउट ऑफ द ट्रैक जो काम जा रहे होते हैं या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इलीगल भी होते हैं, तो वो बाद में जब उस इंडस्ट्री की या जो भी वॉट एवर काम हो, जब एसोसिएशन उसकी इमेज बिल्डिंग करती है तो उसके बाद उसकी अहमियत उजागर होती है। और जब उसकी अहमियत उजागर होती है तो एसोसिएशन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी अपने लिए बहुत सारे ऐसे काम है जिनको वो अमली जामा बना सकते हैं। तो ये वो एसोसिएशंस के वो काम होते हैं जिन लाइंस के ऊपर इंडिविजुअल काम नहीं करता। जब इंडिविजुअल किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहा होता तो डेफिनेटली इसलिए नहीं कि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उसके अपनी फर्म की, उसके अपने काम की और उसके अपने बहुत सारे, लेकिन जब वो एसोसिएशन बन जाती है तो वो बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइड हो जाती हैं और यूनाइट होकर हम समझते हैं एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक टर्म्स कंडीशंस और कोड ऑफ कंडक्ट्स, या आप ये समझ लें कि एक आइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हर एसोसिएशन का एक आइन होता है, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका एक मंशूर होता है। तो हमारे पास डेल्फा का जो एम है, बेसिकली डेल्फा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेयरी सेक्टर को कर रहा है, अपना एग्रीकल्चर को कर रहा है, लाइफ स्टॉक को करता है। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स आपने एक साथ जोड़ दिए, तो ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत फैल नहीं गया इस चीज को। यस, ऐसा है एक्चुअली कि हमने पहले पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए कुछ फार्मर्स ने मेरे साथ मिलके डेयरी एसोसिएशंस के अंदर, लेकिन जब हमने ये देखा कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है और उसको कनेक्शन कहीं हद तक जाकर वो एग्रीकल्चर से लग जाता है। और इसी तरीके से हमने देखा कि डेयरी के अलावा कैटल एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और कंज्यूमर के साथ एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। जैसे हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली जो हम चाहे हम ट्रेड कर रहे हो, चाहे हम किसी भी मद में होती हैं, एग्जैक्टली। इसीलिए हमने डेल्फा मींस डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फार्मर्स एसोसिएशन। तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड डेयरी, इससे मैं समझता हूँ। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है या डेल्फा का जो मंशूर है, मैं वो आपको बता दूं, वो भी यही है, डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, लाइक डेल्फा एसोसिएशन वर्किंग फॉर these sectors। क्योंकि हम लोग यकीनन बहुत पीछे हैं दुनिया से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है ये फील्ड, वहाँ के अपने बल्कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट भी करती है, सपोर्ट करती है मुल्क को। ये हमारी एग्रीकल्चर फील्ड, चाहे वो क्रॉप्स के शक्ल में हो, चाहे वो इकोनॉमिकल किसी और रीजन की वजह से हो, और खास तौर पे हम लोग तो मीट के भी एक्सपोर्टर्स रह चुके हैं। इसकी वजह हम पीछे रहने की वजह हम हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है हमें एक वे ही नहीं पता कि हमें करना क्या है। हम लोग बेसिकली सिर्फ बचपन से एक चीज सीखते आ गए, या तो हम लोग कुर्बानी का हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन हम इसको यूज भी सही नहीं कर रहे। बात यह है कि हमारे यहाँ जब इनिशिएट लिया जाता है ना, जब कोई फार्मर या एक आम आदमी जो फार्मर बनने के लिए आता है तो वो एक ले मैन की तरह होता है। उसको सिर्फ एक शौक होता है या उसे इस इंडस्ट्री में आना होता है, या आप ये समझ लें कि शायद उसको नेचर पसंद होती है तो वो नेचर से करीब रहने के लिए वो कोशिश करता है कि इस काम को करे। हाँ, वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, हाँ वो डेयरी फार्मर हो या कोई भी हो, लेकिन जो भी फार्मर बनने के लिए आता है तो उसके पास एक शौक जरूर होता है लेकिन रोड मैप नहीं होता। एग्जैक्टली। और हम हाईलाइटेड नहीं होते हैं, हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं मगर हमारे पास वसाइल नहीं होता। हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं मगर हमारे पास आइडियाज नहीं होते हैं, हमारे पास रोड मैप नहीं होता है, हमारे पास प्लान नहीं होता है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमारे पास पूरी दुनिया की जितनी भी ऐसी इन्वेंशंस हैं, जितनी जिद्दत आ गई है, हमें उसकी हाउ नहीं है, हम एजुकेटेड ही नहीं है। यस, जब नो हाउ नहीं होगा किसी चीज का तो डेफिनेटली वो चीजें फिर इसी तरीके से बाइफरगेटेड चलेंगे। तो हमारे पास एक रीजन और भी है, जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे हम उस्ताद कहते हैं सो कॉल्ड, वो लोग हमें सिखाने के लिए भी आगे नहीं आते। यानी कि जो लोग इस चीज को समझ गए वो लोग भी कहते हैं कि हम क्यों इस चीज में पढ़े। वो लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करते, बल्कि वो खजाना अपने तक रखते हैं कि यार मैं इसको कैश करूंगा। ये भी एक मसला है। एग्जैक्टली, यही सारे मामला होते हैं जिसलिए एसोसिएशन का कयाम होता है। आपके सवाल में आप ही के जवाब आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एसोसिएशन इसलिए ही बनती है, एक्सपीरियंस शेयर हो, बिजनेस मैचिंग प्रोग्राम्स हो, दुनिया में क्या हो रहा है इसको एक्सप्लोर कर सकें, फार्मर्स एजुकेट हो, और प्लस उसके अलावा आपकी इंडस्ट्री हाईलाइट हो, पॉजिटिव वे में हाईलाइट हो। उसकी ज़रूरत को पता चलना चाहिए कि हम भी एक सनत है। उसको जब सनत का दर्जा उसी वक्त मिल सकता है जब हम उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें और बता सकें कि हमारे होने से हम इस मुल्क को कमोडिटीज़ पूरी करते हैं। हम ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें ये फार्मर्स फराहम करते हैं, मिल्क की सूरत में, एग की सूरत में, फिश की सूरत में, वीट की सूरत में। ये सब वो चीज़ें जो डेयरी एग्रीकल्चर यानी डेल्फा के आगे पीछे है, ये सब वही है जो डेल्फा के अंदर है। और हमारे कंज्यूमर तक ये सब चीज़ें जाती हैं और उनकी डेली उसकी नेसेसिटियाँ हैं। लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस
इनकी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इदारों में, या जहाँ पर हम समझते हैं कि फैसले होते हैं, या जहाँ पर हम समझते हैं कि एक बजट तय होता है, उसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंस इसकी हाईलाइट इसलिए नहीं होती कि नोबडी नोज एक्चुअली कि यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस भी हो रहा है। मेरा ख्याल है करोड़ों 100 करोड़ से ऊपर हम होंगे इस बिजनेस को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के मद में। हम 100 करोड़ का बिजनेस करते होंगे पूरा साल होंगे। लेकिन इसके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अगर आप सबको जोड़ लें अगर हम, ये बहुत ज्यादा है। और दूसरी एक बात ये भी है कि देखें, पहले कुछ टाइम पहले तक ऐसा था कि ये सारे काम जो है ना, ये अर्बन एरियाज में नहीं होते थे, ये रूरल एरियाज के काम था। और अब जब अर्बन एरियाज में आप देख रहे हैं, आज पोल्ट्री फार्म भी देख लें, जितना आउटस्कट है उसमें है, डेयरी फार्म्स भी हैं, फिशरीज भी मौजूद हैं, और सब कुछ अर्बन एरियाज में भी हो रहा है। और अर्बन एरियाज की अपनी डिमांड्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। और अब बहुत एजुकेटेड फार्मर्स इसमें आ चुके हैं। ये तमाम तर चीजें उस वक्त आज से 10 साल पहले मेरे ख्याल ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं पढ़ लिख के इस फील्ड में आने की सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे उसी वक्त आ सकता है जब एसोसिएशन हो। डेल्फा के आने के बाद मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री हाईलाइट हुई है। डेल्फा के आने के बाद नए लोग बहुत सारे सामने आए। हमने एजुकेटेड फार्मर्स को, लाइक माइंडेड लोगों को हमने एक जगह किया। इसके बाद फिर हमने इसको मुल्की सतह के ऊपर, इंशाल्लाह हम बैनुल अक़वामी सतह पे भी काम करेंगे। लेकिन मुल्की सतह पे प्रॉपर्ली इसकी पजीराई हुई है कि इस इंडस्ट्री में आकर कितने लोग हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जितनी भी ऐसी नई इन्वेंशंस हैं या जो मॉडर्न फार्मिंग्स हैं, उसके ऊपर भी हमने अपने लोगों को हाईलाइट किया। हमने अपने लोगों को यहाँ तक बताया कि एक्चुअली फूड अथॉरिटीज क्या कहती हैं, आपको कंटेंट अपनी प्रोडक्ट में किस तरह रखना है, आपको किस अंदाज से जो है मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाना है। अगर हम डेयरी की सेक्टर्स की बात कर लें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, तो सेमिनार्स के थ्रू हमने यहाँ तक बताया कि अब जरूरत नहीं है किसी आदमी को खुद भी हैसल लेने की, और वो स्प्रे कर रहा है अपने जो है वो फील्ड में, वो ड्रोन यूज कर ले। और ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम समझते हैं, जो बहुत सारे ऐसे जानवरों में भी या एग्रीकल्चर लैंड्स में भी, जिनसे उनकी प्रोडक्शन कम हो सकती है, या जिनसे उनको, उनके कारोबार को, उनकी इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो सकता है। सारे वो टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, बल्कि तो बिल्कुल आप कीजिएगा। और इसमें हम बड़ी इन डेप्थ डिस्कशन है, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म। मैंने आपसे कहा ना, आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा काम है जो आपने आज, एंड आई एम इट्स ग्रेट and I'm lucky one कि मैं इसमें फर्स्ट टाइम पहला ही शो और मैं मौजूद हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, बढ़ा दिया आपने। हाँ, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे बैठना पड़ेगा सारे फिगर्स लिखने भी, कि आपको वो फिगर्स देने होंगे जो मैं समझता हूँ कि जरूरी है, एक ट्रू फिगर्स हो। हमें एक्चुअल, अब मैं समझता हूँ ये एक बायोमीटर होगा प्रोग्राम के, जिससे लोगों को आइडिया हो जाएगा हम खड़े का है, हमारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बैक टू द टॉपिक। आज का जो पॉडकास्ट है वो कयाम से मुतमईन हो गए। बिल्कुल, डेल्फा के बारे में जो बताना था, जो समझना था, वो बड़ा जरूरी था, क्योंकि लोगों को पता जरूर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक की, जो कि एक बड़ा मसला बन गया है डेल्फा के इस पीक टाइम के ऊपर। से नो टू क्रेडिट की जो कैंपेन आप चला रहे हैं, इसकी क्या जरूरत आपको पड़ गई? इससे तो बड़ी हेट स्पीच मिली होगी आप लोगों को, और ये क्या जरूरत भी है मैं इस पे बात करने की, जो आपने अचानक ये टॉपिक उठा दिया? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि पीक टाइम के अंदर स्पेशली, कि बिल्कुल हमारा बिल्कुल पीक हम इंडस्ट्री को लेके चल रहे थे। हमने पिछले दिनों बहुत सारे इवेंट्स हुए, हमने अपने मेंबर्स के फार्म्स पे जाके किए। हमने इस इंडस्ट्री की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर पूरी कराची, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान हमने इसको हाईलाइट किया कि आया कराची में किस तरह से शौक होता है, फार्मर्स कैसे काम करते हैं, और कितने ज़बरदस्त अंदाज से, कितने जज्बे के साथ कुर्बानी होती है। इवन हमारा जो स्टार्टअप था वो रमज़ान से शुरू हुआ था। सबसे पहला हमने फर्स्ट जो इवेंट किया था एक फार्म पे, और उसके बाद हमने कुर्बानी लेवर्स तक भी जाके हमने वहाँ से इन सबको बेसिकली ये इनकरेजमेंट थी कि अच्छा काम हो, इंडस्ट्री हाईलाइट हो। लेकिन हाईलाइट होने के बाद, उसके बाद तो ये पीक टाइम था। बिल्कुल सही है, पीक टाइम था। इसके बाद अगर हम जरूरत फील कर रहे हैं इस चीज की, तो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। एक फार्मर, देखिए मैं राव, एक बहुत अच्छा कि इस टाइम पे शायद सब इस सवाल के इंतजार में होंगे कि आया क्या, इसकी जरूरत क्या है। आपने क्योंकि ऐसी चीज को छेड़ दिया, सवाल ये जो सब पहले ही छेड़े हुए, और अब आप कह रहे हैं जी क्रेडिट को बंद कर दो। मैं पहले तो एक चीज देखें, वाजे कर आपको भी और आपके जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको भी, कि आई नो, हम समझते हैं, हम बहुत टाइम से हम सिर्फ इस काम में नहीं है, और हमारे बहुत सारे फार्मर्स, हमारे बहुत सारे ऑफिस बेस्ड मेंबर्स, सब लोग जो है, जो डेल्फा का पार्ट है, डेल्फा के मेंबर्स हैं, वो और भी बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, मैं भी करता हूँ। और कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर क्रेडिट ना हो। यही बात कर रहे हैं ना सब? बिल्कुल ऐसे ही, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। लेकिन उस क्रेडिट के कुछ उसूल होते हैं।
वो इस इंडस्ट्री में जो क्रेडिट हो रहा होता है उसकी मार्केट की नॉर्म्स के साथ हो रहा होता है। मार्केट की जो एक नॉर्मली एक रूटीन प्रैक्टिस होती है उसके साथ हो रहा होता है। और जब आप किसी से, हम अपनी फील्ड में अपने काम में, वो हम कहते हैं यार पेमेंट टाइम, कहते हैं यार जो मार्केट का उसूल है वैसे कर देना। बिल्कुल। एक तो हो गई ये बात। दूसरा ये कि हम नो क्रेडिट की हमने बात की, डील ओनली इन कैश। तो उसकी वजह ये है कि जब आप किसी ऐसे सफर में हो जहां पर आप देख रहे हो कि एक फास्ट ट्रैक है और उस पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आप उसकी रीजंस ढूंढेंगे। अच्छा, एक दो एक्सीडेंट्स वैसे क्या हो रहे हैं? और लेट मी एक्सप्लेन कि जब वो एक्सीडेंट होते हैं तो आप उनके रीजंस देखते हैं कि आया ये एक्सीडेंट किस लिए हुआ है, और फिर लोगों को बताया जाता है यार इस रोड पे सफर जरा एहतियात से करना, इस पे इतने शार्प टर्न्स हैं, ठीक है, या इसमें ओवर स्पीड होने की वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि वो क्लैप्स कर जाता है। सही है। ठीक है, तो हमने इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री जो है ना, ये भी एक ट्रैक पे गामजन थी, और हमने उसको बहुत कोशिश की कि उसको हम बहुत अच्छे अंदाज से अपने मेम्बरान्स और जो डेल्फा के अपने ब्रांड्स हैं, जो हमारे बहुत तमाम अच्छे फार्मर्स हैं, चाहे वो क्रेडिट पे काम करते हो या कैश पे करते हो। अच्छा, ये जो बात है ना, ये डेल्फा से भी बड़ी है। हाँ, मेरा ख्याल है पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है अभी, क्योंकि पंजाब भी इन्वॉल्व है। जी, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में तो मोस्टली कैश पे ही काम होता है, लेकिन इस चीज को समझिएगा कि हमने खुदा न खास्ता ये नहीं कहा कि जो क्रेडिट पे काम कर रहा है वो फार्मर नहीं है, या हमने किसी की तस्दीक करी। हमने सिंपल मार्केट के अंदर, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ, मेरा उन लोगों से भी सबसे सवाल है कि आज अगर इस काम में कोई आके मुझसे ये पूछता है कि मैं ये कैटल फार्म खोलना चाहता हूँ, मुझे शौक है, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? मैं उसको क्या ये कहूँ कि भाई आप सिर्फ कोई अच्छा सा फार्म देख लें, बाकी माल तो आपको 5 करोड़ रुपए का भी ना उधार में मिल जाएगा। तो ये बिजनेस ऐसा हो रहा है। तो ये बिजनेस है हमारी इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट तो ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। तो देखें, ऐसे होने से ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर इंडस्ट्री के अंदर जब एक एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे आता है। मेरी इस बात को हमली और बहुत तहम्मुल से सबसे इतना सुन लें कि हम इनके रोजगार के दुश्मन नहीं है, इनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं सिर्फ इतनी है कि देखिए, मैं जब हम एसोसिएशंस में होते हैं और जिस सीट पे हम है ना, तो हम सिर्फ अपना फार्म नहीं देख रहे। एक फार्मर अगर बात कर रहा है तो वो अपने फार्म की हद तक एक बात को करता है, उसको शायद बाहर मार्केट का उस तरह से अहवाल नहीं होता। हमारे पास जो भी लोग डिफॉल्ट करके आते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनसे हम पूछते हैं आपका कैपिटल क्या था, वो हमसे कहते हैं 50 लाख रुपीस। आपने काम कितने का किया? विद इन द ईयर 50 लाख रुपए में काम हो कैसे सकता है? मेरे पास एविडेंस मौजूद है, ऐसे 3-4 ब्रांड्स जिन्होंने सिर्फ 50 लाख से स्टार्ट किया, जिन्होंने मैं आपको वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिन्होंने 5 मिलियन से अपना बिजनेस शुरू किया है, उनका कैपिटल एडमिट करेंगे, मेरे पास एविडेंसेस है, और उन्होंने 10 करोड़ का इस मार्केट में काम किया है, 9 करोड़ कुछ का। कैसे ये पॉसिबल नहीं है? क्रेडिट। अच्छा, इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि वो हादसे का शिकार हो जाता है। जब हादसे का शिकार होता है तो दूसरे लोग भी डर जाते हैं। उनको नहीं पता कि इसने 50 लाख से 10 करोड़ का काम करने की कोशिश की है। ना हमारे फार्मर्स को ये है कि वो एक अगर कोई इंडस्ट्री में आया है, नया फार्मर है, तो उसको अगरचे वो ये कहें कि यार ठीक है, आप इस काम को इतने पैसों के साथ कीजिए ताकि मार्केट में कैश आएगा, और उसके बाद वो कैश मार्केट में जब आएगा तो और फार्मर्स को भी मौका मिलेगा बिजनेस करने का। उसके बाद राव वो जब सर्कुलेट होगा, मार्केट चलेगी, जब नया फार्मर आएगा, और उसके बाद उस फार्मर को भी सस्टेनेबिलिटी मिलेगी कि वो अपने फार्म को आगे चला सके। जब वो 1-2 साल 3 साल आगे बढ़ जाए, फिर बेशक अगरचे वो अपने काम को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, कैश कम क्रेडिट, तो समझ आता है यहाँ तो ना क्रेडिट का कोई उसूल है। यहाँ तो आज भी मैं आपसे कह दूं, आपको अगर चाहिए, मुझे गुजरी हुई सीजन के अंदर अगले सीजन तक, यानी हम कहते हैं ना पिछली मंडी में अगली मंडी तक के लिए मुझे आज भी मंडी पेमेंट का माल मिल रहा है। तो मुझे बताएं, फिर कैश में डील ही नहीं है, माल के बदले माल। ये एक सवाल आपने खुद ही अभी बताया कि मंडी पेमेंट, ये मंडी पेमेंट्स क्या चीज है, जरा ये बताएं। ये मंडी पेमेंट्स क्या चीज है? ये वो है कि जिनके पास अगर पैसे नहीं है, ठीक है, माल खरीदने के, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट और उसके बाद भी उन्होंने अगर अपने नाम को और अपने ब्रांड को, या फिर उन्होंने अपने शौक को जारी रखना है, तो वो इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं 1 साल की वो 1 साल के, और उससे फिर क्या होता है कि एक
7 लाख का जानवर भी 9 लाख का जाके, और 9 लाख का जाके 9 लाख वाला 12 लाख का बिका। अब तो खैर करोड़ों की बातें हो रही हैं। तो मैं राहुल यहाँ पर एक चीज सिर्फ आपसे थोड़ा सा एक 5 मिनट लूंगा और मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे पास डेल्फा के बिहाफ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे अपने ऊपर बहुत प्रेशर रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि पहले हमारी कोशिश होती है कि किसी की भी ना तजलील हो और ना मार्केट में किसी की रेपुटेशन ऑफ हो। उसकी वजह ये कि उसके बाद उसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आता है। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा बॉस मेरे पास ये चेक्स मौजूद हैं, और ये चेक्स जो हैं वो मैंने क्रेडिट पे माल दिया था, और माल दिया था तो चेक्स मेरे पास हैं, ठीक हो गया। और ये चेक्स जो हैं वो जुलाई के हैं, आई मीन अगस्त, अब ये अगस्त चल रहा है, लास्ट मंथ की बात। मैंने ठीक हो गया, व्हाट्स रॉन्ग? और जिनके चेक हैं वो अभी तक मुझसे ये कहते हैं यार इसको अभी प्रेजेंट नहीं कराना अकाउंट में, तो अब आप मुझे बताएं कि मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैं काम कैसे करूंगा? अब तो मैंने माल भी कट गया होगा। जी, माल तो बिक गया कहीं भी चला गया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता। मैंने कहा कोई एग्रीमेंट, उन्होंने कहा एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ, कोई रिटर्न नहीं है कुछ, लेकिन मेरे पास चेक्स हैं। मैंने कहा ठीक है, किनके चेक्स? उन्होंने कहा दूसरी पार्टी, वो भी मेरा मेंबर है, ये भी मेरी। ओके जी, मैंने पार्टी 2 को जो है मैंने कॉल की, उन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा हारिस भाई आप ऑफिस में, मैं अभी आ जाता हूँ और मुझे आपसे बैठ के बात करनी है, आ जाए। वो भी पहुंच गए। नाउ पार्टी 1 एंड पार्टी 2 दे बोथ आर इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? और दोनों लोग वो हैं जो मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरी बात सुनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हम हैं, ठीक है, मेरे चेक्स हैं और ये चीजें, इनके पास 1.2 समथिंग के कुछ चेक्स हैं, ये मेरे पास 3.5 मिलियन के चेक है पार्टी 3 के। यानी कि एक फार्मर ने यहाँ दिया दूसरे फार्मर को, दूसरे फार्मर ने कहा मैं तीसरे से कनेक्टेड हूँ, तीसरे से कनेक्टेड, उन्होंने कहा फिर आगे कनेक्टेड होगा। अगर आप 1.2 का मैटर हल कर रहे हैं तो आप 3.5 का मेरा भी देख लें। ओके, वॉल्यूम तो बढ़ गया ये। हाँ जी। अब मैंने कहा यार ये किसके हैं? उन्होंने कहा जी ये पार्टी 3 के। पार्टी 3 वो भी नोन, वो भी कोई अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता इन तीनों में कोई ऐसा था कि कोई हिट टू रन वाली बात थी, ऐसा फ्रॉड कोई ऐसा नजर नहीं था फ्रॉड। लेकिन क्या था कि डेफिनेटली एक सर्कल सारा सब डिले, वो परेशानी की वजह से यकीनन डिले होती जा रही है हमारे पास है। अब थर्ड को मैं कॉल करता हूँ, उनसे कहता हूँ यार ये एक इशू है, आपकी वजह से पार्टी 2 डिस्टर्ब है और पार्टी 2 की वजह से पार्टी 1, और पार्टी 1 ने भी XYZ कहीं पर भी डेफिनेटली उसका पैसा है वो कहीं पे भी यूज करना चाहे, लेकिन बहरहाल वो भी परेशान है और पूरा सर्कल डिस्टर्ब है। इसको थोड़ा सा तो पार्टी 3 को आपने कॉल? पार्टी 3 भी मेरे ही अच्छा, हमारे सर्कल के मार्केट के लोग नाम नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है, एग्जैक्टली सब मेरे भाई हैं। और उन्होंने मुझसे अच्छी बात की, उन्होंने कहा ठीक है हारिस भाई ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरा तो एक बहुत बड़े सर्कल पे काम चल रहा है, चीजें हैं, तो मैं इनको देख लेता हूँ किस तरह से पॉसिबल होता है, थोड़ा सा डिले तो आ जाता है, लेकिन इसमें जो है अब पार्टी 1 सेट के भाई मेरा आप यार फैसला करवा दें, मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ पार्टी 3 एक्चुअली कि पार्टी किसी को देगा के साथ क्या किया और 3 ने 4 मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो मुझे प्लीज आप क्लियर करा दें, बिकॉज कि भाई मैं एक छोटा सा फार्मर हूँ और मेरा तो टोटल बिजनेस इन सारी चीजों से चलता है, और मेरी तो गलती है कि मैंने इस क्रेडिट पे काम किया। कैश इन हैंड होगा तो मैं आगे सर्वाइव करूंगा, डेफिनेटली मुझे काम करना है बिल्कुल, और मेरा सर्वाइवल ही यही है। इनका शायद नाउ इनका सेकंड बिजनेस हो, मेरा फर्स्ट बिजनेस बेसिक बिजनेस ये है, मैं अपना घर, मेरा ब्रेड एंड बटर ये है। एग्जैक्टली। अब मेरा तो आप फैसला करवाएं, मुझे बताएं मैं इन तीनों लोगों का क्या फैसला कराऊं जब कोई मार्केट के ना उसूल हो, ना कहीं पे चेक एंड बैलेंस है, ना किसी फिर उधार, गवाह भी नहीं है, फिर उधार और उसके बाद फिर लॉस, फिर लॉस और फिर लॉस, फिर ओवर प्राइसिंग की वजह से फिर हम ये फिर क्या गोरख धंधा लगाया हुआ है, फिर हम किस लिए आए? फिर हमें, मेरे ख्याल से फिर हमें भी जो है ना वो इस डार्कनेस से चले जाना चाहिए, या तो हमने फिर कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और या फिर हमें चले जाना चाहिए। फिर डेल्फा का होना या हमारा या मेरा, फिर इंडस्ट्री का होने की फिर क्या हमारी स्ट्रगल की क्या जरूरत है? फिर हम क्यों एजुकेट कर रहे हैं, हम क्यों अवेयरनेस दे रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, हम बात कर रहे हैं मार्केट की नॉर्म्स को समझने की, हम बात कर रहे हैं मार्केट को खड़ा करने की। इसको लोग समझें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि उधार में काम करने वाला हराम काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा वो होना चाहिए मार्केट में, उधार के उसूल होते हैं। आज कोई 2 करोड़ रुपए की डीलिंग करता है, 25 लाख देने को नहीं है उसके पास, उसकी वो 25% पेमेंट भी पहले नहीं करता और उसको माल खोलने की और उसको उसके बाद उसकी तहशीर की और उसको बेचने की जल्दी है। और पार्टी 1 टू पार्टी 2, पार्टी 2 टू पार्टी 3 एंड पार्टी 3 टू कुर्बानी लवर्स चीजें चली जाती हैं, जिबा हो जाती हैं।
कुर्बानी लवर्स भी क्रेडिट के ऊपर जा रहे हैं। क्रेडिट का हाल ये रहा हो कि अब कुर्बानी वाले आके बोलते हैं बॉस कि हमें क्रेडिट पे दो, हमें इंस्टॉलमेंट बना दो या इंस्टॉलमेंट्स बना दे। मेरे पास ऐसा कुर्बानी लवर भी मौजूद है जिसका एक इशू आया हुआ है मेरे पास। अच्छा, कुर्बानी लवर्स के भी इशू, कुर्बानी लवर्स के इशू है। अब उनका इशू क्या है कि उन्होंने एक फार्मर से 14 लाख रुपीस का बुल लिया। ठीक है, कुर्बानी हो गई, कहा मैं जी कुर्बानी भी हो गई जी। अब उनका जो उनकी पेमेंट है वो नहीं हुई, तो फार्मर ने हमसे, हमारी देखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं यार अगर कोई आ जाता है तो हम उसको फिर, लेकिन यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि कुर्बानी उसने कर ली, ये भी एक पॉडकास्ट पे भी हो सकता है। इसमें इशू क्या है मैं आपको बताऊं। इशू ये है कि उसने जानवर लिया, ठीक है, उसके कुछ पेमेंट्स नहीं आई, तो हमें किसी ने कहा कि ये जो साहब हैं ये बिल्डर है, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और हारिस भाई आपका भी बिजनेस यही है, तो आप इनको जानते हैं। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो इस फील्ड से नहीं थे, लेकिन उन्होंने कॉल किया, मैंने कहा क्या हाल है, ठीक है, मैंने कहा ये पेमेंट है उसकी क्यों नहीं उसको रिस्पॉन्स कर रहे आप। और उसने कहा भाई मैं सिंपल एक बात ये कहता हूँ कि इनसे मैंने कह दिया था। मैंने कहा क्या कहा था? इन्होंने कहा मैं इनके पास से पहले भी परचेजिंग करता रहा हूँ। मैंने इनसे कहा कि यार मेरी रेंज हमेशा यही रहती है कि मैं 10 लाख के अंदर कुर्बानी के जानवर करता हूँ, मुझे इसी पैसों में फिर कुछ और भी दूसरी चीजें भी कुर्बान की नहीं है, मेरा एक बजट होता है, फिर हम उस बजट को लेके चलते हैं हारिस भाई। तो इन्होंने मुझसे कहा कि यार आप ये ले जाओ, अगर आपको पसंद है तो बाकी के पैसे आ जाएंगे, वो आप दे दीजिएगा। खुद ही एक मौका दे दिया, खुद ही मौका दे दिया। अब उसके बाद उसने कहा जी मेरे पास उसमें बजट था 9 लाख का, मैंने उसको 9 लाख की पेमेंट की है, और उसके बाद उसकी जो बाकी 5 लाख रुपीस से वो बैलेंस का। और उसके बाद जब मैंने उनसे ले लिया तो मैंने उनसे यही कहा कि यार ये देख लो तुम। उन्होंने कहा नहीं आप ले जाए, ये फोर्सफुली नहीं, मसला नहीं है, आप ले जाएं, क्रेडिट चलता है, कोई बात नहीं, आप 2-4 महीने में दे दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं 2-4 महीने की बात थी, इन्होंने फौरन नेक्स्ट डे या कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने मुझे कॉल कर ली पेमेंट के लिए। तो मैंने इनसे कहा आप तो खुद कह रहे थे 2-4 महीने बाद ले लेना। हम क्लाइंट को भी, हम मार्केट की अब हाल ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी वालों को भी देखिए, ये सब गलत पे गलत ये तो हमारे हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाहर चले गए। एग्जैक्टली, ये इतना ज्यादा गलत हो गया क्रेडिट की वजह से कि हमारी कुर्बानी जायज ना जायज वाले पे मसले खड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली देखें राव, मैं उससे कह सकता हूँ मेरे पास इतनी इसमें अपने एक्सपीरियंस में आई हुई, इस 2 साल के डेल्फा के एक्सपीरियंस में मैंने वो स्टोरीज हैं कि मैं इन फार्मर्स के आगे हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, मैं हल्फ उठा सकता हूँ इस चीज के ऊपर कि मैंने आप ही के कैटल फार्मर को आज भी, मुझे ये बहुत कहते हुए वो रहा है, मैं आज भी एक ऐसे कैटल फार्मर को जानता हूँ जिसकी कफालत, उसकी फैमिली की कफालत वेलफेयर ट्रस्ट कर रही है। वो आपके इस इंडस्ट्री का, इस मार्केट का एक अच्छा फार्मर रहा है, अल्लाह ताला पर्दा रखे। लेकिन मैं इस बात को हल्फिया कह सकता हूँ, हालात मैंने क्रेडिट आपको लेके डूब जाता है। मैंने देखे उसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसको अब तक, अभी तक भी, स्टिल अब तक भी 2020 और 21 के एरा में उसने जो है वो जो है अपने नहीं, उसने 2-3 साल 4 साल काम किया है, और उसके बाद 20 और 21 के अंदर उसका फार्म जो है वो डिफॉल्ट किया है, और उसके बाद से आज हम 23 पे हैं। पिछले 2 साल से मैं एविडेंस दे सकता हूँ इसके, इस इंडस्ट्री के लोग मुझे पकड़े अगर ये बात गलत हो। देखें मैं वो चीजें देख रहा हूँ, मेरे पास लोग बीवी बच्चों के साथ आ जाता है, हालात के नहीं है इस तरह के, लोग आके दुआइयां देते हैं, बदवाएं देते हैं, लोग कहते हैं यार आप किस लिए हैं, अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है आप इस ओहदे का सही इस्तेमाल कर लें। अगर हमें कोई फोरम मिला है तो वहां पे मुझे किसी ने पकड़ के कहा आप तो कहते हैं ये नबियों वाला काम है, आप तो कहते हैं ये हलाल शौक है, बिल्कुल आपने तो इतनी तहशीर मचाए रखी है, और आप तो लोगों के पास जा रहे हैं ये करें, ये आपके लोग देख लेंगे क्या करें, ये इंडस्ट्री का हाल है। इन्होंने जो है ना ये मैंने कहा आपका मसला क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहते हैं मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा शौहर ये है, ये इस वक्त पेशेंट है हेपेटाइटिस का, और ये मुंशी रहा है फला कैटल फार्म का, और हमारे पैसे थोड़े से पैसे, हमारे पैसे नहीं दे रहे, हम आपके पास इसलिए हैं आप दिलवाएं, हमारे फार्मर के पास अपने बीमार मुंशी को देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन देखें मैं जो भी आपको अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं प्रूव जरूर कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी मैं पर्दा रखना चाहता हूं, मैं कभी भी नहीं चाहता कि किसी को हम ओपन फोरम पे इस तरीके से वो करें। और मैं अपने उन दोस्तों से भी कहूंगा जो कैश के ख्वाह हैं, जो चाहते हैं मार्केट में कैश हो, वो भी ग्रुप्स में ऐसी डिबेट्स ना करें जिनसे किसी की तस्लील हो। और अगर कोई क्रेडिट के भी अगर ख्वाह ना राव, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मसला हल कर देता हूं। अगर कोई क्रेडिट भी चाहते हैं ना तो क्रेडिट के उसूल तो हो। क्रेडिट का उसूल ये तो नहीं हो सकता कि मेरा अपना कुछ भी ना लगे,
मैं सारा रिस्क किसी दूसरे पे, और दूसरा वाला ये सोचे कि मेरा जानवर जो है वो मैं ठोक के बेच दूंगा और फिर पैसे तो ले ही लूंगा, और उसके बाद वो खुद भी लेट जाए, दूसरे को भी लेटाए, और उसके बाद फिर हमारी एसोसिएशन में आ जाए। तो देखिए, एक बात तो स्ट्रेट, बदनामी अलग हो, लोगों को भी गलत। तो हमारा ये जो एक कैंपेन चलाने का वो था, वो इसलिए था कि मैं नहीं चाहता क्रेडिट के ऊपर ज्यादा कि मेरे पास कुछ फार्मर्स ये हैं जिन्होंने ये कहा, यार आप बैठे हुए हमें क्या जरूरत है एग्रीमेंट करने की, यार आप लोग बैठे हुए हमें क्या जरूरत है चेक्स लेने की, यार आप बैठे हुए और हम क्रेडिट पे काम ना करें तो हम कौन है? वी आर डेल्फा रिकवरी एजेंसी है, नहीं कोई बैंक थोड़ी है, हम लोग इसलिए तो नहीं बने, कोई चेकबुक थोड़ी बनाएंगे कि हमारे इसलिए तो नहीं बने कि आप अपनी जो है वो ऐसे फेक डीलिंग्स करते रहे, उसमें नाम भी आप करते रहे, अब आप जो है वो पेबल्स हम देखेंगे, रिसीवेबल्स हम देखेंगे, आप लाइमलाइट पे रहे, और उसके बाद इंटरनली हम आपकी एक्सरसाइज में। तो एक चीज तो वाज़ेह है, यानी कि पर्दा वैसे होता है, आप पे बोला जा रहा है कि जी हारिस भाई आप हमारा पर्दा रखें, लेकिन हम फ्रंट पे कुछ भी करते हैं। मार्केट को इसी तरह चलना है तो डेल्फा किसी भी क्रेडिट की डीलिंग में, हम चाहे वो हमारा, बिल्कुल मुझे पता है, मैं आपको एक बार बताऊं, इस निजाम को ठीक करने की वजह से मेरे अपने अच्छे 2-3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं इस डेल्फा के, हर्ट हो गए इस नेगेटिव लेवल के, वो मैं ये कहता हूं कि हमारे बिल्कुल बैकबोन है, जिसे आप कहेंगे हमारा असासा है, और वो भी इस जो है वो थोड़े से इस बात से डिस्टर्ब, लेकिन जब उनको मैंने कन्विंस किया और उनको मैंने बताया है, मैंने उनको जब सारी तफसील दी है कि यार हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें क्या है, हम या तो लाइबिलिटी किसी की हम नहीं लेंगे और फिर जैसे मार्केट चलती रहे, लेकिन इससे इंडस्ट्री तबाह होगी, या तो फिर हम काम छोड़ दें। हमें आपके फार्म को, आपके काम को सिर्फ नहीं देखना, हम इंडस्ट्री को देखना है। और एक बात और राव मैं यहाँ से करता हूँ, क्रेडिट पे काम करने वाले भी कुछ अच्छे फार्मर्स हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो नाम ले सकते हैं, और अगर नाम नहीं ले सकते, नाम ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अच्छे लोगों का कम से कम नाम लेना तो चाहिए। तो मार्केट में जो है वो क्रेडिट पे चले, छोड़ दे नाम को, लेकिन कुछ बहुत अच्छे फार्मर्स हैं जो क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, और कभी आज तक हमारे पास कंप्लेन नहीं है। मैं इस बात को भी इंडोर्स कर देता हूँ, ये हारिस पठानी जो आप लोगों को ये कैंपेन चल रही है, या जो है मेरी पूरी तमाम डेल्फिन्स जो लेके चल रहे हैं, उन सबको कन्विंस किया है, उन सबको पहले बताया है चाहते क्या है, हक की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हमने दरवाजे खुलवाए, डेल्फा ने इन फार्म्स के दरवाजे खुलवाए, डेल्फा ने इजी डीलिंग, डेल्फा चाहता है कुर्बानी भी आसान हो जाए लोगों के लिए, इस पे भी मैं आऊंगा, ये जो फेक मनी ऐड हुई है, जो प्रॉफिट कभी किसी फार्मर को मिलता नहीं है, जब तक लालची जिंदा रहेगा ना, ठगी कभी नहीं मर सकता। आपके इसी सवाल से दो चीजें और निकलती हैं। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, क्रेडिट टर्म्स क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो सिंपली ये है कि मेरी पूरी कोशिश है कि हम डिस्करेज करें क्रेडिट को, नंबर 1। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक्सप्लेन प्लीज, जस्ट 1 मिनट। मैं बात कर रहा था, देखिए क्रेडिट पे कुछ फार्मर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी कभी भी किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं होता। क्यों? अपनी टाइमिंग को मैनेज करते होंगे। उसके रीजंस 2-3 हैं। एक रीजन ये है कि 2 बड़े अच्छे फार्मर्स हैं, आई नो दैम, सही है, दे आर डीलिंग ऑन क्रेडिट, सही है। लेकिन क्या होता है कि जो चीज होती है, जो माल होता है, जिस चीज को वो खरीद रहे हैं, कोई भी जानवर हो, बछड़ा हो या बछड़ी हो, जो एक्सट्रीम लेवल पे जाके हाई प्राइस पे नहीं होता। जो टाइमिंग्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते, मंडी में पैसे दे देना, 1 साल बाद पैसे दे देना, वो 3 महीने होते हैं मैक्सिमम, वो 6 महीने भी इंटरनल उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गुडविल पे काम करते हैं, तो वो काम कर रहे थे और वो अभी भी कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन कभी हमें उनकी किसी भी डीलिंग का आज तक, वो हमें क्या, इस मार्केट को भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनकी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो दोनों 10-10, 15-15 साल पुराने हैं इस मार्केट में, तो वो करें काम, उनकी क्रेडिबिलिटी एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है, ट्रस्ट है। लेकिन हारिस भाई, ये सवाल भी वही उठा रहे हैं कि आज हम कैश की पार्टी हैं या हम क्रेडिट के अंदर जाके बैठ जाएं, क्योंकि वो क्रेडिट यूज कर रहे हैं। एक वो बात है, 2 यानी कि अलग अलग ग्रुप बन गए आज हम, एक क्रेडिट ग्रुप है, एक कैश ग्रुप है। अब ये बीच में लाइन हमें खींचनी की मकसद क्या है? बात ये है, जिस चीजों को या जिस ऑब्जेक्टिव को हम लेके चल रहे हैं, ये जो हमारे एम्स हैं डेल्फा के जो हैं, या जिस सोच के साथ हम चल रहे हैं, अगर वो बात उन तक नहीं है तो शायद आज पहुंच जाएगी, और उसके बाद भी अगर वो नहीं समझते तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगरचे लोगों को इतनी आराम से समझ आ जाता ना, तो 1,24,000 पैगंबर नहीं उतरते। सही बात है, बिल्कुल सही बात, कोई बात नहीं है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने आप को सीधा रखेंगे। अगर मैं कहता हूं 10 लोग भी ठीक चलते हैं
तो फिर वो 10 ही काफी असल में वो लोग ये कहते मुझे हैं, बाकी की जरूरत असल में उनका मैं आपको और ऐसा नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे भी सुन लीजिएगा। मैंने एक फार्मर से खुद राब्ते करना शुरू कर दिया। मैं कोशिश में भी है कि जो नहीं है शहर में उनसे मैंने राब्ता किया, किसी से फोन पे बात की, किसी से मुलाकात की थी, किसी से मेरे दूसरे डेल्फियंस जो है मिल रहे हैं, और जाहिर है जब मिलते हैं तो उनकी जो ग्रीवेंसेस है उसको सुन रहे हैं। लेकिन जब उनको ये बात कह रहे हैं ना कि यार हम चाहते क्या है कि ये जो फेक डीलिंग्स है मार्केट में ये ऑफ हो जाए, और नए फार्मर्स के लिए तो बिल्कुल भी क्रेडिट ऑफ कर दें, और अगर फिर भी कोई क्रेडिट पे काम करना चाहता है तो उसके कोई तरीकेकार बैठ के आप लोग बना लें। आज हमारे पास 3 फार्मर्स आते हैं, एक क्रेडिट, दूसरा क्रेडिट राउ, तीसरा भी क्रेडिट, और बोलते हैं फैसला कराओ। कौन से कानून से फैसला करूं उनका? मैं मेरे पास कानून तो बन ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं बन सकता है? दूसरी मार्केट में जैसे क्रेडिट होते हैं और उसके लॉज हैं, इसी तरीके से इसके टर्म्स होती हैं, रखी जाती हैं। क्योंकि हर फार्मर ये कहते हैं, जो कैश की पार्टी है वो कहती है कि क्या मैं 50 लाख रुपए कैश लेके घूमूंगा? क्योंकि आजकल जो बाइंग हो गई है, हम इस पे भी कभी बात करेंगे कि बाइंग भी हमारे करोड़ों तक पहुंच गई है। आपकी इस फील्ड में ना कुत्तर वाला है ना, उसका भी एक उसूल है। मैं अपना बिल नहीं दूंगा ना, उसको कह दूंगा कल से मत भेजना, तो दूसरा उस वक्त तक नहीं आता जब तक पहले वाले का बिल नहीं क्लियर होता। कौन? एक फूडर जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके बावजूद अपने काम को बेहतर अंदाज से जानता है। एक पानी वाला है ना, वो भी अगर आ जाता है ना और उस पहले टैंकर वाले का अगर बिल क्लियर ना हो तो दूसरा पानी नहीं डालता। उसका भी कुछ उसूल है। जो सारा दिन ड्राइवरी करता है और पानी बेचता है। आपका तीसरा ले लें, आपकी तूड़ी जो मार्केट में है, कुछ भी नहीं होता, उसमें भी देख लें, देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके उसूल बने हुए। मैं बोलता हूं जंगल का भी कानून है, आपका क्यों नहीं है भाई? और कैसे नहीं बन सकता क्रेडिट का कानून? तो क्या बनना? और अगर नहीं बन सकता तो वॉट एवर ना बने। आज हम ये बात करके हम प्रमोट ही नहीं करेंगे फिर क्रेडिटर्स को, हम डील ही नहीं करेंगे, हम उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। मुझे जब से ये आइडिया हुआ और लोगों ने मुझसे कहा ये आपकी वजह से हो रहा है, वाई? उन्होंने कहा डेल्फा ने इनको एक्चुअली अम्ब्रेला दिया है। अब दे आर के वो आपसे बात नहीं कर रहे बेशक, लेकिन उनको एक आसरा ये जरूर है कि वो कुछ होगा तो आपके पास आ जाएंगे। और आप जो है यानी कि सिक्योरिटी जो है वो डेल्फा है। सिंपल। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को, अपनों को भी और परायों को भी, आउटसाइड दोनों को, जो हमारे अपने उनको भी और परायों को भी, जो नादान दोस्त हैं हमारे, जो अभी नए फार्मर्स होते हैं उनको भी हमने सबको ही बता दिया, पुराने भी हैं, नए भी। हम आपकी पर्सनल डीलिंग्स या क्रेडिट डीलिंग्स को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम डिस्करेज करेंगे। हम चाहेंगे आप कैश में काम करें। एक तो हो गई ये बात, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब अगर सब फार्मर्स मिलके कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा जो है वो लॉ बन जाए, तो अच्छा क्या बुराई है इसमें? लेकिन वो लॉ दूसरा की बेसिस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, उस लॉ की बेसिस ये होनी चाहिए कि हमारी मार्केट में हर आदमी की एक तो देखें, जब फार्मर्स बैठेंगे ना तो उनके सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे। सब अपने करेंगे, उनके अपने, तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली मैं बात करूंगा। लेकिन एटलीस्ट इतना जरूर मैं समझता हूँ, इस क्रेडिट का पहला उसूल ये जरूर बनना चाहिए कि एक फार्मर जब तक 2-3 साल पुराना नहीं हो जाता, बिल्कुल सही बात, वो स्टेबल नहीं हो जाता अपने फार्म में, उसको आप कैश में भरपूर सपोर्ट करें। आज मार्केट में आपकी कैश गाली बन गया है। एग्जैक्टली। कैश में कोई बात करता है, बोलता है भाई क्या हो गया, क्या खत्म कर रहे हो काम? उससे पूछा जाता है तुम डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे? इवन उसके पास सौदे नहीं, क्रेडिट पे खरीद के कैश में बेच रहे हो, उसके पास सौदे नहीं होते, वो कहते हैं यार छोड़ो यार, मुझे आगे क्रेडिट मिल रहा है। तो ये भी बात है ना। तो कैश तो ऐसा हो गया जैसे अरे भाई मैंने कोई दूसरी दुनिया की बात कर ली आपसे कि मैं कैश में बोल रहा हूं, हंसते हैं वो। ऐसा क्यों है यार? लेकिन ये सर ये हमारा मसला, ये जवाब क्या आता है? जवाब ये आता है चोरी के दाम लगते हैं। आज मैं अपनी अच्छी से अच्छी चीज को कैश में बेचने जा रहा हूं तो चोरी के दाम क्यों? इसलिए कि कैश की पावर के अंदर आपके पास अच्छे काम करने वाले को, कैश में काम करने वाले को आप रास्ता नहीं दे रहे। सिर्फ क्रेडिट का इतनी ज्यादा आपने उसको, क्रेडिट को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कर दिया है और इतना ज्यादा उसने कैप्चर कर लिया मार्केट को कि आज आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह कि अगर मेरी बात 100 लोगों से है और अगर आज मेरी इस बात को 50% 60% लोग तो मेरे पीछे हैं कि नहीं आप कैश पे रहे हैं, हम तो लॉ के ऊपर भी नहीं चाहते हैं, क्रेडिट का लॉ भी ना। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं यार, क्वेश्चन रखें, कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं क्रेडिट पे, और अगर कोई कानून अच्छा बन जाता है, कोई अच्छा लॉ बनता है तो उसमें काम करें। उसका तरीकेकार मैंने आपको बताया, न्यू फार्मर पे तो क्रेडिट बैन हो, पुराने फार्मर्स की भी एक लिमिट होनी चाहिए। राव देखें, मैं गुडविल को देख के मैं आपसे क्रेडिट पे 2 करोड़ रुपए का जानवर ले रहा हूँ, ठीक है, सही, और उसके बाद कल ही जाके मैं या एक हफ्ते बाद में फिर किसी और से और 2 करोड़ रुपए का जानवर खरीद लेता हूँ, या 1 महीने के बाद खरीद लेता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है और मजीद क्रेडिट पे क्रेडिट। ये हम एक ऐसी इस पे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको क्लियर, लेकिन आप देखिए, मैं आपको एक चीज अपनी इनसाइट बताता हूँ, जितना मैं भी फार्मर्स के बीच में रहता हूँ।
अगर आप नए फार्मर्स को कैश के ऊपर सिर्फ रखेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास तीनों है, हर तरीके की है। नीचे से माल पलता पलता ऊपर आता है जो कि बाद में आगे फिनिश प्रोडक्ट होकर बिकता है। आप जरा साइकिल समझिएगा, अगर आप नीचे वाले को, जो सी है हमारा, जो नया बंदा आ रहा है, वो कैश पे डीलिंग करेगा, और वो जो बी भी है जो 4 साल गुजार चुका है, ये कहेगा मैं तुमसे क्रेडिट लेता हूँ, तो फिर इसको कौन सेकंड बैलेंस करेगा? फिर ये जब क्रेडिट ले रहा है तो फिर इस पे क्यों रोक नहीं है, सिर्फ इस पे क्यों? फिर ये बंदा आपके पास आएगा कि यार मैंने तो कैश पे खरीदा, देखो आज ये बंदा पुराना है। मैं नाम लेके अगर बात करना चाहूँ तो बड़े फार्मर्स बैठे हुए जमीन लोन में या जहाँ बैठे होते हैं, ये नया फार्मर है XYZ, इसने बोला यार कि आपकी गुडविल है, लेकिन आप तो खुद डेल्फा कह रहा है ये बात कि यार आप क्रेडिट आपके लिए अलाउ है, आप 5 साल पुराने हो गए, तो ये बंदा आपके पास नहीं आएगा कि यार ये क्या तरीका है, मैं कैश पे ले रहा हूँ, ये क्रेडिट पे ले रहा है, फिर वो आगे दे रहा है, तो ये चेन जो है फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगी दोबारा। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, डेल्फा ये बात नहीं कह रहा है। ओके ठीक है, तो रूल हमारा क्या बनेगा फिर? प्रॉब्लम ये आ गई। अगरचे कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि मार्केट में आप थोड़ा सा इस चीज को कॉशन दें कि लोग करें, और हमें पता है अगर हम नहीं भी करेंगे ना तो भी वो करते रहेंगे जैसे करते आ रहे हैं। वो तो देखिए हिडन चीजें कभी भी नहीं होगा, लेकिन 25% भी आएंगे तो बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, अगर वो फिर भी करते रहते हैं, चीजें हैं, आगे चलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, फिर देखी जाएगी, लेकिन हम फिर उसको परस्यू नहीं करेंगे ना, हम उसको। लेकिन आपके लिए ये बी के लिए भी आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा, शेल्टर नहीं देंगे। दूसरी बात, डेल्फा क्या कह रही है, अगर लॉ बनने से, लॉ जो भी कानून अगर क्रेडिट का बनाते हैं बना ले, हम क्या चाहते हैं देखें, बनाएं, हमें क्या एश्योरेंस क्या चाहिए, हमें इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए सबकी जरूरत है ना, हम इंडिविजुअली तो नहीं बात कर रहे, इससे कोई 2-4 को नहीं, हम चाहते हैं सबको बेनिफिट हो। ऐसा लॉ बना लें जिससे ऐसी नौबत ना आए। देखें जब एक फार्मर डिफॉल्ट करता है तो बेशक वो चाहे डेरिबिलिटी करता है या प्लांटेड करता है, लेकिन जब वो कर देता है या जब डिफॉल्ट हो जाता है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे तो आता है मगर उसकी फैमिली पे भी आता है। हम किसी एक पूरे एक घराने को तबाह कर देते हैं, सिर्फ किस लिए कर देते हैं, इस मार्केट के रूल्स या रेगुलेशंस ना होने की वजह से। और इससे फिर क्या होता है कि इस पूरी इंडस्ट्री ये डेंजर जोन बन जाती है। जो अच्छा काम करने वाला, जो क्रेडिट पे अच्छे काम करने वाले हैं ना, उनके ऊपर भी फिर सवाल उठते हैं। जबकि इस मार्केट में मैं खुद ओन करता हूं इस बात को कि बहुत सारे अच्छे फार्मर्स हैं, बहुत सारे अच्छे फार्मर्स हैं जो क्रेडिट पे काम करते हैं, लेकिन उनकी कभी भी किसी किस्म की हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, या कोई ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कोई डूब गया हो, या उसने किसी के पैसे या किसी ने उसके पैसे जो है वो खा लिए हो या रोक लिए हो, या कोई ऐसी बात आई है जो डिस्प्यूट हुई है। ऐसा नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से अपना शौक करें, काम करें, लेकिन वो चंद एक हैं, वो कुछ लोग हैं, पूरी मार्केट तो नहीं है। मैं उन कुछ की बुनियाद पे ऐसा तो नहीं कि इस मार्केट को हम ऐसे रहने इसको आगे ना लेके जाएं। हम चाहते हैं, देखें, हमें एश्योरेंस ये चाहिए, इन सब लोगों को मिल के इस बात पे आना चाहिए कि हम वो उसूल बना लें जिसपे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आए, हम नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें इन्वेस्टमेंट आने की। जब कोई नया आता है ना तो उस काम में तो डेफिनेटली उसका एक शौक होता है, उसको एक बिजनेस करना होता है। यार ये कौन सा मुझे बता रहा हूँ बिजनेस है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, और वो आके पूरा फार्म, और उसके बाद कोई 10-15 लाख रुपए वो ब्रांडिंग पे खर्च करके, और उसके बाद फिर वो जो है, ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं, ये जो है आगे हम इस पे आएंगे, हमारे सबसे मैं टॉप जो फार्मर होगा उससे लेकर और सबसे एक छोटा पेज जो सोशल मीडिया पे जो प्रोमोट करता है ना, उस तक की ये जिम्मेदारी है जिसमें हम भी आ जाते हैं। बिल्कुल, हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं कि हम इस मार्केट के अंदर अगर किसी एक को कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो सबके जिम्मेदार हम सब भी बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं। बेशक हमने काम ना किया हो, लेकिन हम ईमान के तीनों दर्जे से फारिग हैं। लेकिन प्रॉब्लम है ना, पहला ये है कि उसको हाथ से रोक लें, दूसरा दर्जा है कि उसको जो है वो हम जबान से बुरा करें, तीसरा ये है कि उसको हम दिल में बुरा समझे। हम तीनों में नहीं आ रहे, हम तो दिल से भी बुरा नहीं समझ रहे इस काम को, हम तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और फ्लोरिश कर रही है इंडस्ट्री। कितने लोग हैं मुझे बता दें जो क्रेडिट पे काम कर रहे थे और क्रेडिट करते करते वो आज कोई बहुत बड़े फार्मर बन गए हो। अगरचे ख्वाब है और शौक है, और अगर आगे चलना है और बिजनेस को बिजनेस के अंदाज से करना है तो बॉस फिर बिजनेस मॉड्यूल बनाना होगा, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन फिर आपको भी प्रमोट करना होगा, एक परसेंटेज होनी चाहिए कि वो कैश देनी होगी, उसके बाद इतना अमाउंट क्रेडिट होगा। ये उसूल बनना चाहिए। अच्छा, फिर अगर क्रेडिट भी है तो क्रेडिट तो बस ऐसे भी होता है कि फिर जब आप पूरी पेमेंट कर दे फिर जानवर उठा लें।
उसको उठा के फिर अच्छा, फिर अगर उठाना भी है तो फिर ये रख लें पाबंदी के, फिर वो आगे नहीं बिक सकता उस वक्त तक जब पिछले के पैसे ना माल के बदले माल भी आता है, ये भी क्रेडिट कार्ड एक वो है। आप आखिर में होता यही होता है भाई, अब ये पड़ा हुआ ये ले लो, और फिर दूसरा 2-4 अपने ही लोगों से ये बात कहलवा देते हैं कि इसको जाके ये बता दो कि मेरी तो विकेट गिरने वाली है, ताकि वो टेंशन में आके मेरा जानवर जितने का मैं ठोकूं ना इतने का ले जाए। ये सब कहानियां, ये सब ड्रामे हम देखते हुए आ रहे हैं, और अब टाइम आ चुका था। देखिए मैं आपको बिल्कुल, या तो हम इंडस्ट्री को ठीक करें जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और या फिर हम इस जो भी ये सारा कुछ है ना, इसको हम इस चैप्टर को क्लोज कर लें, हम चले जाएं। वो मुझे सिर्फ इतनी इंश्योरेंस चाहिए, वो काम कर लें जिससे आपका कोई फार्मर अटेम्प्ट टू सुसाइड ना करे, वो काम कर दें जिससे आपके किसी भी फार्मर की जो है ना वो जिंदगी खराब ना हो जाए कि उसको किसी ऐसी वेलफेयर ट्रस्ट का हिस्सा बनना पड़े या वो ज़कात खाने के लायक हो जाए। आप वो काम क्यों नहीं करते कि वो देने वाला बन जाए ना कि लेने वाले के अलावा। इसके अलावा वो मेरी बातें हो सकता है बहुत सारों को ऐसे अजीब सी इनकलाबी लगती हुई है वो, लेकिन इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। मुश्किल जरूर है, मुझे मेरे साथियों ने, दोस्तों ने कहा आइस भाई इसमें तो बहुत सारे मुश्किलात आ सकती हैं, इसमें तो क्रिटिसिज्म भी होगा। तो मैंने उनको इस तरह समझाया कि जिस दरख्त में फल लगे होते हैं ना, उस पर पत्थर आ जाते हैं कभी कभी, कोई मसला नहीं है, हमें इससे कोई घबराहट नहीं है, हम बात ठीक करेंगे। अगर हमें कुछ -2, 3, 4, 5, 8 भी करने पड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। हम फिर से हमें देखें, डेल्फा उसूलों पे खड़ी है। डेल्फा ग्लेटर्स और चमकते धमकते कोई 2-4 आर्ट ब्रांड्स के ऊपर नहीं खड़ी हुई है। लेकिन मैं एक बात कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं इस वक्त, वो मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट में एक अच्छा निजाम बने, और वो काम कर सकते हैं कैश में भी।